के जो पत्ते हैं वो खोले थे। और जैसे ही टिकट वितरण के समाचार पूरे शहर में फैले, तभी से लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो बूथ अध्यक्ष थे और बाकी जो महामंत्री है, मंडल अध्यक्ष है, ये तमाम जो ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस्तीफे देने हैं वो चालू कर दिए। करीब 100 के करीब पदाधिकारी हैं वो अब तक इस्तीफे दे चुके हैं। उसके पीछे का कारण ये भी है क्योंकि 2023 के जो आम चुनाव थे वो उसमें बीजेपी ने यहाँ से बबलू चौधरी है उसको प्रत्याशी बनाया था भाजपा से। इस बार बबलू चौधरी है उनका टिकट काटकर राजेंद्र भामू है जो पिछली दफा यानी कि 2023 में बागी चुनाव लड़े थे, उनको टिकट दे दिया गया है। यानी कि दोनों के बीच की लड़ाई में अब जैसे ही भामू को टिकट मिला है तो बबलू चौधरी फिर से बगावत पर उतर आए हैं और आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई अपने कार्यकर्ताओं की और उसमें निर्णय लिया है कि आगामी जो 23 तारीख है उसको हम फार्म भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि झुंझुनू में बीजेपी है वो बगावत पर उतर चुकी है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले चुनाव में बीजेपी है वो कितना दमखम लगा के चुनाव लड़ती है। ठीक है, ठीक है अरविंद चोटिया साहब, ये बगावत के सुर हमेशा उठते हैं और कई बार पार्टीज इनको थामने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये बैकफायर करते हैं और बड़ी मजबूती के साथ नुकसान पहुंचाते हैं पार्टी को। तो झुंझुनू से अभी ये खबर आई, लेकिन बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद आपका क्या आकलन है, क्या एनालिसिस है आपका बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर इन उपचुनाव की सीटों पर? देखिए, बीजेपी की ये कमाल की स्ट्रेटजी है कि जो आपको पिछला चुनाव हरवा दे उसको टिकट दे दो। यहाँ झुंझुनू में भी यही हो रहा है और तो रामगढ़ सीट है अलवर की, वहां भी सेम यही कहानी दोहराई जा रही है। तो सुखवंत है, उन्होंने पिछले चुनाव में जो मेन चुनाव था विधानसभा का उसमें सुखवंत सिंह ने 70,000 करीब वोट लिए थे निर्दलीय होते हुए और उन्होंने बीजेपी की जया ओझा को हटा दिया था। मतलब कांग्रेस उसके कारण जीत गई थी। झुंझुनू में भी यही हुआ और 2 बार हुआ और जो बागी हो रहा है उसको टिकट मिल रहा है। एक तो एक तरह से इनका ये तय हो गया कि जिसको टिकट लेनी है वो अपने एक बार खड़े होकर अपना दमखम दिखा दे। यानी राजेंद्र भांबू ने करीब 40,000 से ज्यादा वोट लिए थे विधानसभा चुनाव में और ये तय कर दिया कि उनके पास 40,000 वोट थे, उसके अलावा पार्टी के वोट लाके वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये जो बबलू चौधरी आ जाते हैं बीच में या बबलू चौधरी के बीच में राजेंद्र भांबू आ जाते हैं, एक तो आएगा पक्का। तो ये कहानी झुंझुनू की है। अब इसमें झुंझुनू की सीट काफी रोचक होने वाली है क्योंकि यहाँ पे राजेंद्र बुड्ढा भी चुनाव मैदान में है। फिर मुस्लिम समाज है उसकी ओर से भी पहली बार ये बात आई है कि हमें टिकट मिलना चाहिए। फिर जो ओला परिवार है उसकी तीसरी पीढ़ी आने की बात है तो उसको लेके भी ये है कि भी एक ही परिवार से फिर सब टिकट मिलेंगे क्या हमेशा। तो वो चुनाव बहुत रोचक होने वाला है। आमतौर पर बीजेपी वहां कभी नहीं जीतती सिवाय एक बार बाकी सीटों पर उपचुनाव में। अरविंद जी, जैसे दौसा की सीट होगी, जगमोहन मीणा साहब को टिकट दिया है, जगमोहन मीणा साहब को टिकट दिया है तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा दाव है, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक की तरह है और बीजेपी यहाँ पर लगातार जीत नहीं पा रही है। तो क्योंकि अभी किरोड़ीलाल मीणा मंत्री भी है, उनका एक बहुत पुराना अनुभव इस दौसा क्षेत्र के अंदर है, दौसा के वो पूर्व सांसद रहे हुए हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और इनके जो सामाजिक समीकरण है वो भी पक्ष में जाते हैं इनके जगमोहन मीणा के। ऊपर से जगमोहन मीणा जो है वो एक अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे शिक्षित और अच्छे वक्ता भी हैं। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छा फैसला है। ठीक है, ठीक है। निकल देवेंद्र हमारे संवाददाता हैं दौसा से। देवेंद्र, क्या लग रहा है आपको, क्या इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है भाजपा खेमे के अंदर या बाकी जगहों पर भी जगमोहन मीणा का नाम सामने आ जाने के बाद अब दौसा में किस स्थिति पर बीजेपी नजर आ रही है? देखो राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ था उसके दरमियान भी जगमोहन मीणा को टिकट के लिए लगातार जो किरोड़ीलाल मीणा है वो प्रयासरत रहे थे। आज हमारी जगमोहन मीणा से भी बात हुई थी, इस बार में उनका कहा कि लोकसभा में भी टिकट के लिए प्रयास किए गए थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से, लेकिन किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा दौसा जो विधानसभा सीट है, इस पर कहीं ना कहीं जो जगमोहन मीणा को यहाँ पर चुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति के अंदर है। दौसा के अंदर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले नहीं है कि आखिर कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा। जनरल सीट पर एक बार जो कद्दावर पूर्वी राजस्थान के जो नेता है किरोड़ीलाल मीणा, उनके भाई को टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी की स्थिति काफी यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। अगर सामने अभी कांग्रेस जनरल कार्ड खेलती है
या एससी खेलती है, ये तो कांग्रेस के जब उम्मीदवार या प्रत्याशी सामने आ पाएंगे उसके सामने ही पता लग पाएगा कि आखिर बीजेपी से जो चुनौती जो कांग्रेस जो प्रत्याशी खड़े आएंगे उसके बाद ही डिपेंड हो पाएगा। फिलहाल जो अगर देखा जाए तो जगमोहन मीणा है वो काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार बीजेपी यहाँ से चुनाव हार रही थी विधानसभा का। वर्ष 2013 के अंदर यहाँ से शंकरलाल शर्मा ब्राह्मण चेहरे को चुनाव लड़ाया गया था, जिसके अंदर शंकरलाल ने जीत दर्ज की थी। लेकिन बात करें 2018 के इलेक्शन की तो यहाँ से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस से एमएलए बने थे। तो वहीं 2023 के अंदर भी विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसके अंदर मुरारीलाल मीणा एक बार फिर दोबारा से यहाँ से एमएलए बने थे। अब दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा बन गए हैं तो ये सीट खाली होगी, इस पर उपचुनाव है। बीजेपी का कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति के अंदर इस समय देखा जाता है कि जो विधानसभा जो दौसा सीट है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में बीजेपी है। ठीक है, तो दौसा और झुंझुनू की हमने अब तक बात की है। अब एक बार रुक कर लेते हैं जरा उदयपुर और टोंक में आने वाली इन विधानसभाओं का भी जिन पर उपचुनाव होना है। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान के बाद बीजेपी खेमे में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? क्या कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है जीत का, या फिर डाउटफुल है, एक चुनौती भी मिल सकती है उन्हें? जी बिल्कुल, बीजेपी में जिस तरह से शांता मीणा, अमृतलाल मीणा दिवंगत विधायक की पत्नी को ही टिकट देने के बाद में नरेंद्र मीणा जो 2008 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और रघुवीर सिंह मीणा के सामने करीब 20,000 वोट से हारे थे, वह करीबन 2 से 3 पिछले विधानसभा से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन अमृतलाल मीणा लगातार जीतते आ रहे हैं, इस वजह से उनका नंबर नहीं आया। इस बार उन्हें पूरी तरह से उम्मीद थी कि इस बार उनको टिकट मिले, लेकिन इस बार भी उनका टिकट काट दिया। तो उन्होंने बागी तेवर दिखाए। आज सुबह ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सम्मेलन किया और अल्टीमेटम दिया है शीर्ष नेतृत्व को कि 24 घंटे के अंदर अंदर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो वह यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो इस कारण अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि यही सलूम्बर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जहां पर भारत आदिवासी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस की भी पूरी तरह से स्वतंत्र चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। रघुवीर सिंह मीणा यहाँ पर जो पिछले 2 से 3 चुनाव से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का चुनाव भी उदयपुर से लड़े, उन्होंने भी पूरी तरह से ताल ठोकी है और दावेदारी की है। तो ऐसे में भाजपा के लिए यहाँ पर चुनौती बन सकती है नरेंद्र मीणा का चुनाव लड़ना। जी, रवीश टेलर हमारे संवाददाता टोंक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, अलग अलग जगहों पर बगावत के सुर अब सुनने में आ रहे हैं। विपिन बता रहे हैं उदयपुर में भी और झुंझुनू में अभी इम्तियाज ने बताया। टोंक में क्या स्थिति है? जी राहुल, अगर बात टोंक की देवली उनियारा सीट की जाए तो साथ ही 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो है इस पावर प्ले को जो क्रिकेट मैच का होता है शुरुआती रूप में जो है ले लिया है और उन्होंने एक अच्छी शुरुआत कर दी कि उन्होंने 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। इससे 2 फायदे होते हैं, एक प्रत्याशी के पास समय अधिक मिल जाता है, दूसरा डैमेज कंट्रोल अगर होता है तो उसको पूरा करने के लिए डैमेज कंट्रोल का समय मिल जाता है। टोंक की देवली उनियारा वो सीट है जिसके परिसीमन के बाद 4 चुनाव का इतिहास है। बात आ रही है विरोध की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक अच्छी तस्वीर टोंक के लिए मिली वो जयपुर में जब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश यात्रा से लौटे तो बीजेपी एक सूत्र में एक माला के रूप में जो है उनके स्वागत में खड़ी नजर आई। उसके अंदर जहां एक और जिनको प्रत्याशी बनाया गया राजेंद्र गुर्जर वो मौजूद थे, तो उनके साथ जो थे कन्हैयालाल चौधरी मंत्री थे, हीरालाल नागर मौजूद थे, जिलाध्यक्ष मौजूद थे और वो तमाम बीजेपी की जो टीम थी जिसे कह सकते हैं गुटबाजी से ऊपर उठकर की जो है सब लोग एक साथ नजर आए। ये एक सुखद तस्वीर बीजेपी के लिए इस मायने में भी है कि बीजेपी ने यहाँ पर 2018 और 2023 के चुनाव खो दिए हैं। तो ऐसी सूरत में एक उम्मीद की किरण है कि क्या राजेंद्र गुर्जर जिन्हें प्रत्याशी बनाया है वो 2024 के अंदर जो है बीजेपी का कमल फिर से 11 साल बाद यहाँ खिला पाएंगे, क्योंकि आखिरी बार 2013 का चुनाव राजेंद्र गुर्जर ने ही जीता था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रतिष्ठा की सीट इस मायने भी हो गई है कि एक और जहां सचिन पायलट हरीश मीणा की जोड़ी की बात की जाती है, सचिन पायलट के गढ़ की बात की जाती है राहुल, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के 2 उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष इसी क्षेत्र से हैं, चाहे बात प्रभुलाल सैनी की हो या पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया की हो। दोनों सांसद जो हैं वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में। कन्हैयालाल चौधरी इसी क्षेत्र हैं, देवली उनियारा क्षेत्र से सटा हुआ जो मालपुरा टोडा राइजिंग क्षेत्र है, वहां से वो विधायक हैं और मंत्री हैं।
नागर जो है, हीरालाल नागर जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और इस सीट पर चुनाव प्रभारी दामोदर अग्रवाल भी भीलवाड़ा से सांसद हैं। तो उस सूरत में बीजेपी ने पहले गोटियां सेट करी, जातिगत समीकरण को ध्यान में रखा, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, लगभग 130 किलोमीटर का क्षेत्र है, जो भौगोलिक दृष्टि अगर बात की जाए, जातिगत आधार की बात की जाए, तो 3,02,721 मतदाता हैं। एससी के मतदाता हैं, एसटी के मतदाता हैं, गुर्जर मतदाता हैं, राजपूत मतदाता हैं, माली जाति के मतदाता हैं, धाकड़ मतदाता हैं। तो अलग अलग जातियों के अलग अलग समीकरण को ध्यान में रखा गया है। प्रभारी मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है, तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव जो है एक इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, और सबकी जो है नजर इस सीट पर रहेगी। एक सचिन पायलट की वजह से रहेगी। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सीट पर राजेंद्र गुर्जर जो है बीजेपी को एक जिताऊ चेहरा नजर आए हैं, और इसीलिए जो है पहली सूची जो तय की जा रही है तो उसमें उनका नाम घोषित कर दिया गया है। राहुल, ठीक है। अरविंद चोटिया साहब, देवली उनियारा की हमने बात की, दौसा झुंझुनू की बात की, और उदयपुर की भी हमने बात की। बात यह है कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस अभी तक गठबंधन की जो उसकी गुत्थी है उसको सुलझा नहीं पाई है। इधर बीजेपी एक स्टेप आगे चल रही है, पहले ही उसने अपने नॉमिनेशंस क्लियर कर दिए हैं, कैंडिडेट का नाम क्लियर कर दिए हैं। ऐसे में इन उपचुनावों में एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि एक तरफ एक नैरेटिव ये भी सेट होता है इन उपचुनावों में कि हमेशा जो नई सरकार आती है उसका जो नया नेतृत्व होता है उसकी परीक्षा के रूप में भी इन उपचुनावों को देखा जाता है, या इस रूप में भी देखा जाता है कि भाई कितनी स्वीकार्यता है जनता के बीच में उनके अब तक के कामों की। क्या इस लिहाज से इसको देखा जा सकता है, या फिर अन्य कोई और भी एंगल है जिससे उपचुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं? नहीं, हर लिहाज से उपचुनाव महत्वपूर्ण होता है। मैं पहली बात तो आपको गठबंधन की बात पे शुरू कर देते हैं। तो गठबंधन जिन सीटों पर अपन ने बात की है वहां कोई गठबंधन होने वाला नहीं। दौसा में कोई गठबंधन नहीं होने वाला है, रामगढ़ में कोई गठबंधन नहीं होने वाला है, झुंझुनू में कोई गठबंधन नहीं होने वाला। गठबंधन होने वाला था सिर्फ खींवसर की सीट पर, और जो दक्षिणी राजस्थान की 2 सीटें हैं, चौरासी और सलूम्बर, वहां पर बात चली तो वो क्लियर हो गया कि उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए। अब कांग्रेस के पास में उनको बिना शर्त समर्थन देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो समर्थन दे दे या कैंडिडेट उतार दे। सीट खाली एक खींवसर ही गठबंधन वाली है, इस पे गठबंधन होने की कोई संभावना बनती है। तो उसमें भी एक सीट है खाली वो। दूसरी चीज ये है कि ये जो चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, ये सरकार के काम के ऊपर भी मुहर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, दोनों चीजें होंगी। दूसरा, जब उपचुनाव के नतीजे आ रहे होंगे 23 नवंबर को, तो उसके आसपास ही सरकार का करीब करीब पूरा 1 साल भी होने वाला है। तो वो सरकार के 1 साल के कामकाज का भी रिपोर्ट कार्ड एक तरह से ये नतीजे लाएंगे। लेकिन सरकार शुरुआत से ही बहुत अच्छे चुनावी मोड में नहीं थी। इनके आप नेताओं के अगर बयान देखेंगे ना, सबसे पहले जाबर सिंह खर्रा है मंत्री, उन्होंने कहा था कि हमारी कोई सीट है ही नहीं, तो हमारे लिए तो जो भी आएगा वो प्लस आएगा। हालांकि उस टाइम 5 सीटें थी, दोनों सीटें बाद में खाली हुई है। उसके बाद में जो इनके प्रभारी हैं उनका भी सेम यही था कि हमारे पास तो ज्यादा खोने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो हमारी सीट कोई भी नहीं इनमें से। लेकिन जैसे ही हरियाणा के चुनाव पूरे हुए, रिजल्ट आया, वैसे ही इनके सुर थोड़े बदले कि इनमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ जीत सकते हैं। तो उसके बाद में ये बोलने लगे कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और प्रत्याशी चयन अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा है, और इस हिसाब से सीटें चाहे कितनी भी निकालें, 2 निकालें, 3 निकालें, ये प्लस में रहेंगी बीजेपी। यानी बीजेपी के अंदर अब वो कॉन्फिडेंस जरूर नजर आ रहा है। और ठीक कह रहे हैं आप कि भाई बीजेपी का शुरुआती अनुमान ये था कि खोने के लिए कुछ खास है नहीं, और जो मिलेगा वो बोनस ही के तौर पर ही ऐड ऑन होगा। तो ये लगातार अब इस पर हम भी नज़र बनाए रखेंगे। इस बार हमने कोशिश की कि 4 सीटों के हमारे संवाददाताओं से हम जाने, और वरिष्ठ पत्रकार के नाते से, हमारे एक्सपर्ट के नाते से हमने चोटिया साहब से बात करी। फिलहाल शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया रवीश आपका भी, इम्तियाज़ आपका भी शुक्रिया, विपिन बहुत शुक्रिया आपका भी, और चोटिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।